स्वागत दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो के साथ सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे दोस्तों। देश के 215 वर्तमान और पूर्व बड़े बड़े दिग्गजों को उतारकर प्रियंका गांधी की आलोचना करके दबाव बनाने की जा रही है कोशिश। यानी दोस्तों बीजेपी से खुद नहीं निपटा मामला तो अब प्रियंका गांधी पर दबाव बनाने के लिए नए तरीके का हथकंडा अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी के बयान को लेकर 215 बीजेपी के बुद्धिजीवियों ने प्रियंका गांधी को खत लिखा है। दोस्तों बताएंगे कैसे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर दिल्ली सरकार ने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर एक बड़ी बात कही है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। और खड़गे ने संस्थानों के अंदर मनुस्मृति को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर थोप दी है। दोस्तों और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, सारी बड़ी अपडेट आपने पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग प्रियंका गांधी पर दबाव बनाकर माफी मंगवाने की तमाम तरीके की कोशिश कर ले, प्रियंका गांधी बिल्कुल भी इस मामले पर बैकफुट पर नहीं जाने वाली, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर देश के 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों ने कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखा है। दोस्तों इसमें प्रोफेसर वी कामकोटी के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई गई है। यानी प्रियंका गांधी ने बीजेपी के द्वारा बनाई गई कमेटी, शिक्षा में सुधार को लेकर बनाई गई कमेटी में प्रोफेसर वी कामकोटी को जगह देने को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि कमेटी में एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा गया है जो गौमूत्र का विशेषज्ञ है। इस बात को लेकर बीजेपी वाले भड़क गए दोस्तों और पहले प्रियंका गांधी से माफी की मांग करने लगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो मैंने बोला है एकदम सही बोला है और पीछे नहीं हटने वाली। इसके बाद बीजेपी के लोग अब अपने आसपास के जो बुद्धिजीवी हैं दोस्तों, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं और 215 कुलपति और शिक्षाविद हैं, उन्होंने पत्र लिखकर प्रियंका गांधी को कहा कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको एक शिक्षाविद पर इस तरीके की औची टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। बेशक आपके उनसे बहुत ज्यादा मतभेद हो, लेकिन आप उनका मजाक मत उड़ाइए। कुल मिलाकर दोस्तों आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर है, जो गोमूत्र के अंदर एंटी बैक्टीरिया बताते हैं, तो उन पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने गोमूत्र का एक्सपर्ट बता दिया। तो इसमें प्रियंका गांधी ने कुछ गलत तो बताया नहीं, जो वो व्यक्ति बोल रहा है दोस्तों उसी बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो इस बात को लेकर क्यों ये लोग भड़क रहे हैं, इससे पता चलता है कि पूरा के पूरे तंत्र को एक्सपोज किया जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो वाइस चांसलर देश के अंदर बनाए गए हैं दोस्तों, यानी कुलपति बनाए गए हैं, वो आरएसएस की विचारधारा को रखने वाले लोग हैं, जिनकी मानसिकता आरएसएस वाली है। और इसीलिए आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को भी ऐसा ही माना जाता है। और अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने एक्सपोज कर दिया है पूरे शिक्षा के तंत्र को दोस्तों, जिसमें वीसी यानी जितने भी बड़े बड़े कुलपति बैठे हुए हैं सब आरएसएस के बैकग्राउंड के, आरएसएस की मानसिकता वाले बैठे हुए हैं। एक को बोला गया तो सब चिढ़ गए और पत्र लिखकर प्रियंका गांधी से कह रहे हैं कि ऐसी आलोचना मत करिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर कोई प्रोफेसर या कोई भी डायरेक्टर अपने आप को गौमूत्र का एक्सपर्ट बनेगा तो फिर उस पर तो ये टिप्पणी करनी पड़ेगी। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने 100% एकदम सही बात बोली है और इस पर पीछे हटने का कोई मामला ही नहीं बनता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के कहने के बाद ही ये सारे के सारे प्रोफेसर प्रियंका गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी इन लोगों के दबाव में बिल्कुल नहीं आने वाली, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस एक बयान में कहा कि 29 जुलाई की शाम 6 बजे नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े प्रदर्शन को लेकर 13 एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकार के आदेश के अनुसार जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार ने यह भी कहा कि इस मामले को अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 20 जुलाई से संसद मार्च की 2 तस्वीरें जो सामने आई थी दोस्तों, उसमें भयंकर लाठीचार्ज होता हुआ नजर आ रहा था। इस पूरे मामले को लेकर अब जो कार्रवाई की बात कही गई है और सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होगा। पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की थी, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दबाव काम आ रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे थे कि मामला दब जाए तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और भाजपा सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। दोस्तों एक तरीके से बीजेपी के लोग चिढ़ गए थे और इसीलिए कार्रवाई की बातें चल रही थी। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि उनका प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार है। जब चाहेंगे तब प्रदर्शन को बुला लेंगे, यानी प्रोटेस्ट बुला लेंगे। तो इसीलिए बीजेपी सरकार को एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। साथ साथ राजस्थान में पेपर लीक से जुड़े परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति के बयान को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। दोस्तों वे शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आरएसएस की दखल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में मनुस्मृति मानने वाले बढ़ रहे हैं और इसे शूद्र को पढ़ने का अधिकार छिन गया है। इस पर सदन के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। जेपी नड्डा टोकते हुए कहते हैं कि खड़गे का बयान तथ्यों से परे है और यह अशांति फैलाने की एक कोशिश है। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मनुस्मृति वाला रिकॉर्ड से बयान हटा दिया। दोस्तों यानी जब भी कोई बयान ऐसा जो बीजेपी को पसंद नहीं आता उसको स्पीकर
महोदय या फिर सभापति रिकॉर्ड से हटा देते हैं, तो ये हमेशा से होता चला आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस मामले को लेकर जोर शोर से कांग्रेस पार्टी और बवाल करने वाली है दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिक्षा का एक तरीके से भगवाकरण तो किया ही जा रहा है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने सारे कुलपति जो निकलकर सामने आते हैं बीजेपी के समर्थन में आकर इनडायरेक्ट तरीके से खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर इस पूरे मामले को लेकर चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान बैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। वहीं पर कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान तैनात आरएएफ के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने की पुलिस नियमों में चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने के आदेश देना बहुत मुश्किल है। कोर्ट ने इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के तो एकदम पीछे लग चुके हैं। दोस्तों अमित शाह आजकल संसद भवन में दिखाई नहीं देते, क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग राहुल गांधी ने शुरू कर दी, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से इस मांग को उठा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन अमित शाह क्योंकि संसद भवन में नहीं आ रहे, क्योंकि वो पूरी तरीके से डर चुके हैं। दोस्तों तो अब ये पता चला कि अमित शाह 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर जा रहे हैं। जैसे ये खबर कांग्रेस पार्टी को मिलती है, कांग्रेस के पुणे शहर के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो डंके की चोट पर अमित शाह का विरोध करेंगे। अमित शाह को आजकल संसद भवन में होना चाहिए था, राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन अमित शाह पल्ला झाड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुणे आ रहे हैं। तो पुणे आएंगे तो उनका प्रचंड तरीके से विरोध किया जाएगा। उनको हम लोग यहाँ पर विरोध के साथ में वापस लौटाएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी कहीं भी अमित शाह को छोड़ने के मूड में नहीं है। दोस्तों अमित शाह विदेश तो जाते नहीं है, देश में ही रहते हैं। तो जहां जाएंगे वहां कांग्रेसी विरोध करेंगे, वरना इनको संसद में आकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए कि छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का आदेश किसने दिया था। क्या अमित शाह ने आदेश दिया था? अगर हाँ तो अमित शाह देश के युवाओं पर हमला कराने के दोषी हैं, और अगर नहीं दिया था तो फिर अमित शाह इनकैपेबल है, यानी अक्षम माने जाएंगे। तो आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जहां पर अब सवाल अमित शाह से पूछे जा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के नए नए मामले उभार कर मीडिया में आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। या फिर यूं कहिए कि अमित शाह को बचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था। इस दौरान कई छात्रों को बेरहमी से पीटा गया और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इस बीच सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो सामने आता है दोस्तों, जिसमें वो किसी भी हद तक इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीआरपीएफ डीजी ने ड्यूटी के दौरान की गई सही कार्रवाई का समर्थन किया और जवानों और अधिकारियों पर भरोसा दिलाया कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान लिए गए हर सही फैसले के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने जवान से कहा कि आप निडर होकर काम करें, जवाबदेही मेरी होगी। कहने का मतलब उनका अचानक से बयान आता है, तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अमित शाह को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पंजाब के कथित पेपर लीक के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। दोस्तों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों 19 जुलाई को हुई फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप बीजेपी के नेताओं के द्वारा पंजाब सरकार पर लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा तैनात दिखाई दी। दोस्तों बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने नीट विवाद के बाद केंद्र सरकार की कार्रवाई की तुलना आम आदमी पार्टी सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार से पूछना चाहती हूं कि राज्य में फार्मेसी भर्ती में हुए घोटाले के संबंध में उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं सुनिश्चित की। बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार है, जिसने नीट परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के बाद पेपर लीक विरोधी कानून को कहीं अधिक मजबूत और सख्त बनाया, साथ ही दंड और मुकदमे का प्रावधान किया गया। स्वराज ने आगे कहा कि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और उसकी पंजाब सरकार ने तकनीकी बातों का सहारा लेकर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने अभी तक अपने पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में पंजाब के अंदर पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि पंजाब में वो आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे तो मुख्य विपक्षी पार्टी माने जाएंगे, लेकिन पंजाब की जनता बीजेपी को ना 3 में रखती है ना 13 में रखती है और बीजेपी वाले प्रदर्शन करते हुए अपने आप को 3-13 में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यही है कि पंजाब के अंदर केवल एक ही पार्टी है जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है और वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी वाले चाहे जितना प्रयास करें अंततः उनको फेल ही होना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ दोस्तों
टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी 20 कतार सांसदों के पोस्टर ओढ़कर संसद पहुंचे। दोस्तों वे संसद परिसर में अकेले विरोध करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि रवीश कुमार कहते हैं कि एनसीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पॉडकास्ट होना चाहिए, यानी जो टीएमसी से सांसद अलग होकर नई पार्टी एनसीपीआई में गए हैं तो उसका जो प्रदेश का या राष्ट्रीय का जो अध्यक्ष है उसका पॉडकास्ट होना चाहिए। आखिर पता चलना चाहिए सबको कि ये कौन सी पार्टी है और इसका कौन सा नेता है जिसने सारे के सारे टीएमसी के सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। 20 सांसदों के पलटी मारे जाने को लेकर कल्याण बनर्जी अपना विरोध जता रहे हैं। दोस्तों रवीश कुमार कहते हैं कि एनसीपीआई के मुख्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि मेरी पार्टी के सांसद को वापस करो, नहीं तो बीजेपी को दे दो। सभी विपक्षी दलों को एनसीपीआई के मुख्यालय जाना चाहिए ताकि उनके बहाने दुनिया भी देख सके इसकी इस पार्टी का दफ्तर है कहां पर, यानी देश के अंदर चौथे पांचवें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी एनसीपीआई पार्टी है दोस्तों, लेकिन इसका दफ्तर कहां है, इस पार्टी के सांसद कहां बैठे हैं, ये सब कुछ पता ही नहीं है आम जनता को। तो इससे पता चल रहा है कि कैसा खेल खेला गया बंगाल के अंदर दोस्तों की एक पार्टी को बनाकर उस पार्टी के अंदर टीएमसी के सांसदों को ट्रांसफर कर दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि खुला खेल चल रहा है देश के अंदर और जो दल बदल कानून है उसको लतियाया जा रहा है, तो भारत के कानून के साथ ये खिलवाड़ से जुड़ा पूरा मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल जरूर देना चाहिए। तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें बांकीपुर का उपचुनाव खत्म हो चुका है दोस्तों। नतीजों का सबको इंतजार है, लेकिन बांकीपुर के चुनाव के दौरान यानी बीते दिन जो उपचुनाव के लिए वोट डाले गए उस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। जक्कनपुर थाना परिसर के अंदर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया जब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ थाने पर पहुंच गए और उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में ले लिया है। प्रशांत ने जक्कनपुर थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह से सीधे सवाल जवाब किए और दावा किया कि जन स्वराज पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के थाने में बिठाया गया है और घंटों तक रखा गया है, बाद में कहीं और भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं दे रही है। प्रशांत ने कहा कि यदि हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं का कोई नुकसान पहुंचाता है तो इसकी जिम्मेदारी जक्कनपुर थाना प्रभारी ऋतुराज कुमार सिंह की होगी। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जनता ने देखा कि 2 लोगों को अवैध तरीके से थाने लाया गया और बाद में कहीं और भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के पास ना तो उनकी हिरासत का कोई रिकॉर्ड है, ना अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि आखिर कहां लेकर गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों कई तरीके के सवाल तो उठते ही हैं इस पूरे मामले पर। एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के कारण बांकीपुर का उपचुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है दोस्तों। बांकीपुर में सबसे कम वोट पड़े हैं उपचुनाव की बात करें तो इसका मतलब मुकाबला काफी टक्कर का हो सकता है और 5 बजे तक केवल 33% वोट पड़े थे दोस्तों, यानी आंकड़ा अगर बहुत ज्यादा पहुंचेगा तो 40 तक चला जाएगा। इसके ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जमकर बवाल देखने को मिला और अब 3 अगस्त तक का इंतजार रहेगा। 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे और देखना यह होगा कि कौन जीता है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर यहां से जीत गए तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के वोटों में भी सेंधमारी करने की क्षमता रखते हैं। जो भी अपडेट से जुड़ी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बाबा रामदेव ऐसी दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यानी सारी चीजें कर रहे हैं। कभी प्रोडक्ट बेचते हैं तो कभी योगा को लेकर कोर्स चलाते हैं, कभी स्कूल चलाते हैं, कभी कोचिंग सेंटर चलाते हैं और आयुर्वेद की कई सारी संस्थानें चलाते हैं। तो ऐसे में बाबा रामदेव लगभग सारी बिजनेसों में है दोस्तों। ऐसे में बाबा रामदेव अब एक नए बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, यानी पतंजलि आयुर्वेद और धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को मेगमा जनरल इंश्योरेंस की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बीमा नियामक IRDAI से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कहने का मतलब यह है कि अब बाबा रामदेव की कंपनी IRDAI यानी इंश्योरेंस की जो संस्थान है जो भारत के अंदर इंश्योरेंस बेचने की मंजूरी देती है, अब वो खुलकर सबके सामने आकर ये बता रहे हैं कि पतंजलि इंश्योरेंस बेचने के लिए तैयार है। यानी दोस्तों कहां इन्होंने शुरुआत की थी गौमूत्र बेचने से, उसके बाद बेचते बेचते अब इंश्योरेंस बेचने तक भी आ गए हैं। यानी 2014 से अगर किसी का सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो पतंजलि और बाबा रामदेव का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाबा रामदेव कहेंगे कि ये उनकी मेहनत से हुआ है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि ये मेहनत है या फिर बाबा रामदेव जो वादा कर रहे थे नरेंद्र मोदी को लाने के लिए कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे और काला धन आ जाएगा, सबको पैसे मिल जाएंगे। क्या उन्हीं वादों पर लोगों ने भरोसा करके मोदी को जिता दिया और उसके बाद बाबा रामदेव काफी ज्यादा विकास कर गए दोस्तों? ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। पूरे मामले को क्या आप जोड़कर देखते हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर संसद परिसर के अंदर बीते दिन भी जोरदार विरोध किया दोस्तों और सरकार गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। सपा के सांसद ने संसद के मकर द्वार पर उसके निकट प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की दोस्तों और कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने छात्रों पर कथित बल प्रयोग के विषय में उल्लेख करते हुए एक बैनर भी ले रखा था जिस पर लिखा हुआ
हुआ था कि ऑर्डर किसने दिया ये बताए अमित शाह, जिसका कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केसी वेणुगोपाल और सपा के नेता धर्मेंद्र यादव और कई अन्य सांसदों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला लिया। दोस्तों उल्लेखनीय बात यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों पर कथित बल प्रयोग को लेकर सदन में शाह पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सत्ता पक्ष से उनसे माफी की मांग की गई। दोस्तों बाद में गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में शाह को छात्रों के साथ कथित बर्बरता के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। दोस्तों और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर मामले में बुधवार को संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन किया था। दोस्तों और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी आशा के साथ विश्वासघात के दोषी हैं। उन्होंने दावा किया कि दान पत्र से चढ़ावे की कथित चोरी और दान के अनियमितता और जमीन सौदे में कथित गड़बड़ियां, सबूत मिटाने और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। दोस्तों और असली तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी जांच जल्द पूरी करने की अपील की है। टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा खत और कहा कि असली तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करिए और पता करिए कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है। इसके बाद मामला कोर्ट तक जा सकता है, यानी जब तक चुनाव आयोग ये तय नहीं करेगा कि असली टीएमसी कौन है और नकली टीएमसी कौन है, तब तक मामले को कोर्ट में ले जाया नहीं जा सकता। और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जल्द पता करिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इसमें पता करने की क्या जरूरत है, जो ममता बनर्जी बोल रही है वही असली टीएमसी है। टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी, उस तरीके की पार्टी चल रही थी। लेकिन अगर इसे तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक नई पार्टी बना ली जाती है तो उसे स्वीकार तो किया नहीं जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग देखते हैं क्या आदेश देता है। उसके बाद ममता बनर्जी खुद इस केस को पहले हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में लड़ती हुई नजर आएंगी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो अभी लंबी कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है। इसीलिए ममता बनर्जी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग अपना निर्णय ले ले ताकि आगे कदम बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जनजी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने रणनीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। दोस्तों सपा ने जनजी संवाद नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी समाजवादी पार्टी जनजी से संपर्क साधना चाहती है, एक ऐसे वर्ग से, एक ऐसे बच्चों के समुदाय से दोस्तों जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है और वो बीजेपी की सरकार को देखकर पूरी तरीके से उब चुके हैं और नए वोटर हैं। दोस्तों जनजी तो वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की मांग करते हैं, गुस्सा है उनके अंदर परिवर्तन करने का, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे बच्चों को एक विकल्प देने के लिए या फिर समाजवादी पार्टी ऐसे बच्चों से बातचीत करके नया रास्ता बना रहे हैं और उनके सारे मांगों को अपने मैनिफेस्टो में जोड़ने का फैसला लिया गया। और जो छात्रों का आंदोलन हुआ है दोस्तों, उसे पार्टियों को समझ में भी आ चुका है कि जनजी कोई बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि जनजी एक बहुत बड़ा विशेष समुदाय वर्ग है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं अपने एस्पिरेशन को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो सरकारों से बड़ी उम्मीदें करके बैठे हुए हैं। हालांकि बीजेपी सरकार से उम्मीद तो कहीं दूर दूर तक पूरी नहीं हो रही और इसीलिए अनशन करना भी एक मजबूरी बन गई है। साथ साथ किसानों को शाम 7 बजे सरकार की तरफ से मिलने का समय दिया गया। दरअसल दोस्तों पूरा मामला मध्य प्रदेश के अंदर मूंग दाल की खरीद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, यानी मूंग की खरीद के मामले को लेकर किसान संगठन 19 किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री को घेरने, उनके आवास को घेरने का फैसला लिया। जोरदार तरीके की धक्का-मुक्की और तमाम संघर्ष देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद आगे जाने का रास्ता मिल गया, उसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रखने की घोषणा की जाएगी। वहीं पर किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के सामने सड़क पर बैठ गए दोस्तों, नारे लगा रहे हैं। ऐसे में एक चीज तो देखने को मिल रही है कि बीजेपी के जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन मूंग की खरीद के मामले को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है और बीजेपी के लोग अभी तक समाधान तो दे नहीं पाए। लेकिन दावा किया जा रहा है कि सरकार से मिलने के बाद सब कुछ स्थिति अच्छी हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की, जहां पर जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई के 3 छात्र संघ चुनाव बहाल करने की उठाई गई मांग। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आया। दोस्तों गुरुवार को जयपुर में किसानों की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े 3 छात्र नेता टोंक फाटक स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और छात्र संघ चुनाव की बदहाली की मांग की गई। दोस्तों यानी चुनाव नहीं करवा रही है बीजेपी, क्योंकि पता है कि छात्र संघ के चुनाव होंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं का कब्जा रहता है। एनएसयूआई काफी मजबूत है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो इस बात को बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर एनएसयूआई चुनाव जीत गई तो माहौल बन जाएगा कि राज्य के अंदर भाजपा के विरोध में हवा चल रही है और सबको पता है कि सचिन पायलट राजस्थान एनएसयूआई चलाते हैं और उनको पता है कि कौन कौन से नेता को आगे बढ़ाना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में जो नया नेतृत्व है वो इन चुनावों से ही, छात्र चुनावों से ही सामने आता है और बीजेपी उसी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवा लोग कहीं ना कहीं आंदोलन करके छात्र चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। साथ साथ
राहुल कहते हैं कि पेपर लीक रोकने वाला बिल सिर्फ एक पट्टी जैसा है, जबकि हमें सर्जरी की जरूरत है और हम चाहते हैं कि सर्जरी ऐसा हो जिससे ये जो बीमारी है ये दूर हो, लेकिन ये लोग केवल पट्टी बांधकर मामले को टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, ये जैसे तैसे हमारे देश के युवाओं के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करे कि इन्होंने बहुत कुछ किया है और कुछ करने की कोशिश की है। ये सारी बातें हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर कहा कि जिस तरह से भगवान राम का चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, बीजेपी से जुड़े हुए संगठन ने भगवान को ही लूट लिया है, भगवान राम के चंदे को लूट लिया गया है। इस पर हमारा नोटिस है, हम उनसे जवाब मांगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था कि राम मंदिर और ट्रस्ट बनाने का, और आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी लूट मचाई। इस लूट का जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। हमने इस पर नोटिस दिया है और हम चाहेंगे कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मंत्री के आवास के बाहर अनोखा प्रदर्शन दिल्ली में हुआ। हरदीपुरी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए कई लोग पहुंचे। कांग्रेस के नेता फूल भेंट करके विरोध जता रहे हैं। एथेनॉल के नाम पर जनता को फूल बना रहे हैं बीजेपी वाले। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीपुरी, जो कई लोगों को पता नहीं होगा, सबको लगता होगा कि नितिन गडकरी है पेट्रोलियम मिनिस्टर, जिनके अंतर्गत ये एथेनॉल वाला मामला सामने आता है। लेकिन नितिन गडकरी एथेनॉल एथेनॉल चिल्ला रहे होते हैं। तो अब ये जो पेट्रोलियम मंत्री हैं दोस्तों, के घर पर जाकर इनको फूल देने की कोशिश की गई, ताकि मंत्री जी को समझाया जा सके कि मंत्री जी आम जनता को फूल बनाना यानी बेवकूफ बनाना बंद करिए और समझिए कि आम जनता एथेनॉल के कारण, एथेनॉल की ब्लेंडिंग के कारण परेशान चल रही है, उनकी गाड़ियां खराब हो रही है और इन पर के द्वारा एक टिप्पणी तक सामने नहीं आती है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय